हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विवेक, आपका फ्रेंड। आज हम लोग वापस से पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज ऑफ आईसीएसई 26 एग्जामिनेशन केमिस्ट्री आईसीएसई 10 के लिए, राइट। ये है आपका पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 1 यानी कि 1 to 4 एमसीक्यू देखना है, 1 to 5 एमसीक्यू देखना है, तो आप मेरे फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आज पार्ट नंबर 6 से यानी एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 6 से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। When a compound X react with dilute sulfuric acid, ठीक है, मतलब एक X कंपाउंड है जो किससे रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यानी कि आपका जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। देखिए सभी में मैंने क्या दिया है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है। फिर वो क्या लिखा है, इट रिलीज अ गैस दैट टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब यहां पे ये बोला है जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशंस को क्या करेगा, ऑरेंज टू ग्रीन कर देगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कंपाउंड एक्स। और आपसे पूछा जा रहा है कि कंपाउंड एक्स कौन सा होगा। तो फिर से समझिएगा, यहां पे हमने क्या बताया कि जो गैस है वो क्या करेगा, टर्न करता है किसको, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को, राइट। तो वो क्या करता है, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, ऑरेंज कलर का है होता है, और उसमें वो गैस को लगने से वो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन में दिया है लेड नाइट्रेट, कॉपर कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फाइड। तो वन बाय वन हम चीजों को देखते हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस, जो कि क्या है, एक एक्वस है। जब वो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, लेड सल्फेट विच इज अ सॉल्ट एंड HNO3। अब आप देखिए ये कौन सा रिएक्शन है, ये है आपका डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, Pb किसके साथ टर्न कर दिया, सल्फेट के साथ, और वो बना दिया PbSO4, ठीक है। और फिर ये जो NO3 है वो किसके साथ टर्न किया, H2 के साथ टर्न किया, और वो क्या तैयार कर दिया, HNO3। अब यहां कोई गैस निकला क्या, नहीं, यहां पे कोई भी गैस नहीं निकला, राइट। नाउ अब है कॉपर कार्बोनेट। अब कॉपर कार्बोनेट CuCO3 होता है, ये भी क्या करेगा, डबल डिकम्पोजिशन करेगा किसके साथ, H2SO4 के साथ करेगा, और साथ में क्या रिलीज करेगा, कॉपर सल्फेट विच इज एन सॉल्ट, साथ में CO2 गैस निकलेगा, और साथ में वाटर निकलेगा। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां तो गैस रिलीज हो रहा है, दैट इज CO2, पर ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को किसी भी कलर में चेंज नहीं करेगा, राइट। तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ। तो सोडियम क्लोराइड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, सोडियम बाइसल्फेट और HCl गैस, ठीक है। और ये जो HCl गैस है ये भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और वो ऑरेंज से ग्रीन में भी कन्वर्ट नहीं करेगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, पोटेशियम सल्फाइड। पोटेशियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है K2S, ठीक है। और वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट विच इज अ सॉल्ट अगेन एंड H2S गैस यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये ध्यान रखिएगा, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, राइट। और वो क्या बनाया, K2SO4 प्लस Cr2SO4, यानी कि आपका ये हो जाएगा क्या, आपका क्रोमियम सल्फेट एंड 7H2O और 3S, isn't it? अब ये याद रखिएगा यहां पर ये जो Cr2O7 है जो कि 2 माइनस है, ये क्या हुआ, क्रोमियम 3 प्लस में कन्वर्ट करता है, जो कि यहां पर आपको देखने को मिला, राइट। एक्चुअली यहां पर जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन था, यहां पे हो गया Cr3 माइनस, सॉरी 3 प्लस, और साथ में SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे जो ये जो आपका बना क्रोमियम में आपका क्या आया, पावर 3 प्लस आ गया, और यही क्या करता है, ऑरेंज से ग्रीन कलर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो योर करेक्ट आंसर इज पोटेशियम सल्फाइड। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं वापस से ये वाला पार्ट फिर से एक बार समझाता हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जो पेन लिया है
वो थोड़ा देर के बाद डिसअपियर हो जा रहा है, तो शायद समझ में नहीं आया। ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो तैयार हुआ फॉर्म, यहाँ पे क्या है Cr3+ और आपको पता है SO4 क्या होता है 2- क्रिस क्रॉस, तो ये हो गया Cr एक्चुअली 2 SO4 होल थ्राइस, राइट। तो ये जो बना, तो यहाँ पे क्या आया 3+ आयन तैयार हो गया था क्रोमियम का, और यही क्रोमियम आयन के चलते ही ऑरेंज टू ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो योर आंसर इज पोटेशियम सल्फाइड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या लिखा है देखिए, अब यहां पे लिखा है द वॉल्यूम occupied by 2 moles of gas at STP, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब यहां पर करना क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है, दैट इज 22.4 लीटर। ठीक है, कितना होता है 22.4 लीटर अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन में बोल दिया 2 मोल के लिए, तो एक मोल में 22.4, तो 2 मोल्स में तो जस्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 2 इंटू 22.4 दैट इज 44.8 लीटर। तो ये तो न्यूमेरिकल है, तो डायरेक्टली आपका ये आंसर हो गया, तो इसको तो चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या दिया है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड व्हिच कैन रिएक्ट विद एन एसिड एज वेल एज एन एल्कली। तो देखिए जनरली आपने यही पढ़ा है कि यहां पर जो भी एक मेटेलिक ऑक्साइड होता है, जब वो एसिड एज वेल एज बेस, एल्कली क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेस होता है। जब कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड इन दोनों से रिएक्ट करता है तो उसको बोलते हैं क्या, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है या चेक करना है कि कौन किससे रिएक्ट कर सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिल्वर ऑक्साइड्स है, राइट। ये क्या है, सिल्वर ऑक्साइड्स है, कैल्शियम ऑक्साइड्स है, कॉपर 2 ऑक्साइड्स है, isn't it? तो ये ओनली क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स, मतलब ये सिर्फ क्या करेंगे, आपका जो बेसिक ऑक्साइड्स है, तो ये बेसिकली एसिड से ही रिएक्ट करते हैं, राइट। ये वापस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, isn't it? लेकिन व्हेन वी टॉक ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे की बात करते हैं, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का मैंने यहाँ पर क्या किया है, आपका रिएक्शन दिया हुआ है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ये भी है, यहाँ भी है। तो मैंने एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन दिखाया किसके साथ, एसिड के साथ। तो देखो ये वापस से एक रिएक्शन हो गया, राइट। और ये क्या बन गया, सॉल्ट और साथ में वाटर। तो ये हो गया एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, isn't it? While एल्युमिनियम ऑक्साइड का और एक फीचर क्या है कि वो एल्कली से भी रिएक्ट कर जाता है जनाब। तो जब ये दोनों के साथ रिएक्ट कर पा रहा है, एसिड के साथ और बेस के साथ, ये है HCl एसिड और NaOH क्या है, बेस है। जब ये दोनों के साथ रिएक्ट कर पा रहा है, इसीलिए ये क्या बन गया, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो आपसे ये पूछा था, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड व्हिच कैन रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज एल्कली। तो हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों के साथ ही रिएक्ट कर ले रहा है, एसिड के साथ एज वेल एज बेस। तो योर करेक्ट आंसर इज दिस वन। होप इट इज क्लियर। नाउ अगर आपसे पूछता है कि अदर, सपोज यहाँ पे तो ये 4 ऑप्शंस है, मान लीजिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं होके आपका क्या रहता, कुछ और रहता, लाइक जिंक ऑक्साइड, PbO, लेड ऑक्साइड, SNO, देन Cr2O3, देन BeO। तो ये सब भी क्या है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। ये लिस्ट आप याद रखिएगा, isn't it? हो सकता है कि बोर्ड में आपका इसमें से एल्युमिनियम ऑक्साइड हटा के इसमें से कुछ ऑप्शन दे दे, तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर देखो क्या दिया, द स्ट्रक्चर ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन आर शोन बिलो। ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी है और ये भी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पूछा क्या है, हाउ मेनी आइसोमर ऑफ ब्यूटेन आर शोन इन द अबव स्ट्रक्चर्स। तो ब्यूटीन का जो आपका है वो कितने आइसोमर है। तो आइसोमर क्या होता है, पहले ये समझिए। आइसोमर का मतलब होता है सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी कि आप ये समझिएगा कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सेम होगा, पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं, राइट। अब आप देखो इसके साथ क्या लिखा है, ब्यूट के साथ ENE। तो ब्यूट का मतलब ही होता है 4 कार्बन
और ENE का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो क्या पहले वाले में क्या आपको डबल बॉन्ड दिख पा रहा है? तो ये तो ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। अब आते हैं हमारे दूसरे वाले में। तो अब क्या है, देखिए ENE मतलब डबल बॉन्ड तो है, और इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, मतलब ये थ्री ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अब आप देखो ध्यान से, इस वाले को और इस वाले को, ये दोनों सेम ही पैटर्न के हैं। क्यों सेम पैटर्न के हैं? क्योंकि अगर मैं इसको, ये वाला पार्ट को मैं क्या करता हूं, इस तरह से लिखता हूं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो क्या ये और ये देखने में बिल्कुल सेम हो रहे हैं? और हम अब फॉर्मूला भी चेक करते हैं, और जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि जो ENE का सेगमेंट्स है, होमोलोगस सीरीज है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना था हमें, ब्यूट, यानी कि कार्बन कितना रहेगा 4, तो हाइड्रोजन कितना रहना चाहिए 8। अब चेक कीजिए क्या इन दोनों में 8 है कि नहीं, तो 3 3 6 7 8, इसमें भी देखते हैं 3 3 6 7 8, तो यानी कि ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब घुमा के दिया है। अब इसमें देख लेते हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये भी ब्यूट है, और 1 2 3 5 6 7 8, तो ये भी कितना हो गया 8, तो ये भी आपको फुलफिल कर रहा है। तो बेसिकली आपका जो आइसोमर है वो कितने हैं? ऑल टुगेदर 2 ही हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो एक ये और ये, इनको मिला के तो हम एक ही काउंट करेंगे, ये दो डिफरेंट तो नहीं है, और एक ये, तो टोटल आइसोमर कितने हो गए आपके? 2। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए, विच एलिमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। इसमें से आपका ये दिया है, और आपसे पूछा है कि इसमें से लार्जेस्ट जो है एटॉमिक रेडियाई किसका होगा। अब सबसे पहले सबका एटॉमिक नंबर चेक करते हैं, और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एटॉमिक नंबर को हम किससे लिखते हैं? Z से। किससे लिखते हैं? Z से। तो यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज 13, सल्फर का 16, मैग्नीशियम का 12 एंड सोडियम का 11। और आपको ये पता है कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन भी 13 है, 16 है, 12 है और 11 है। और एज अ स्टेबल एलिमेंट, ये सब क्या है? आयन के फॉर्मेट में तो नहीं है, सब स्टेबल है। स्टेबल का मतलब यहां पे न्यूट्रल है, राइट? तो जब ये न्यूट्रल है, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 13, सल्फर का इलेक्ट्रॉन कितना है? 16, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कितना है? 12, और सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। एक्चुअली मैं आपको आईक्यू दे रहा हूं कि कैसे हम समझेंगे एटॉमिक रेडियाई किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव शेल। तो पहले शेल में इसमें 2, सेकंड में 8 3, 2 8 6, 2 8 2 एंड 2 8 1। अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये आपके पीरियोडिक टेबल में किस में रहने वाले हैं, मतलब इनका ग्रुप क्या होगा और पीरियड क्या होगा, राइट? अब आप देखो, इसके जो नंबर ऑफ शेल्स हैं, मतलब इसमें कितने शेल है? 1 2 3, मतलब 30। यहां पे जितने भी एलिमेंट दिए हैं, एल्युमिनियम, सल्फर, मैग्नीशियम और सोडियम, नंबर ऑफ शेल कितने फॉर्म कर रहे हैं? 3। यानी कि सबसे पहला यहां पर क्या हो जाएगा, जो पीरियड होगा वो सबका क्या रहेगा? 3। मतलब ये भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी थर्ड पीरियड का, ये भी थर्ड पीरियड का, ये भी थर्ड पीरियड का। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम क्या देखेंगे? ये कौन कौन से ग्रुप में आ रहे हैं। तो ये क्या है? ग्रुप 1, क्योंकि लास्ट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1, तो ये हो गया ग्रुप 1। तो यहां पे लिखेंगे ग्रुप 1 में कौन आ रहा है? सोडियम। ग्रुप 2 में कौन आ रहा है? मैग्नीशियम। ये 1 2, मैग्नीशियम। फिर आ रहा है आपका क्या? 3। 3 क्या है? बेसिकली ये कौन सा हो जाएगा? 13। क्यों? क्योंकि आपको क्या पढ़ना है? नॉर्मल एलिमेंट्स। तो नॉर्मल एलिमेंट्स में ग्रुप 1 होता है, 2 होता है, उसके बाद क्या होता है? 13 होता है। तो ये ग्रुप कौन सा हो गया? 13। और इसमें कौन आ रहा है आपका? मेनली एल्युमिनियम, ठीक है। और लास्ट में क्या आ रहा है आपका? 16, राइट? और इसमें कौन आ रहा है? सल्फर। और आपको याद होगा
कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, छोटा होता है, सिवाय ग्रुप 18 का जो सबसे बड़ा होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूछा क्या था, विच एलिमेंट अमॉन्ग्स फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो जो सबसे पहला होगा, क्योंकि ये पार्ट तो दिया नहीं, ग्रुप 18 का पार्ट तो दिया नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। तो सोडियम इज योर करेक्ट आंसर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी इट्स 11। 11 में क्या लिखा है देखिए, फॉर विच pH चेंज is there the maximum increase in acidity। यानी कि आपसे पूछा है कि जो pH चेंज होगा किसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा इन केस ऑफ एसिडिटी। अब देखो इनिशियल pH क्या था 1 और फाइनल pH क्या है 3। तो अगर हम ये बात करें कि वो क्या हुआ, एसिड से किधर मूव करते चला गया, बेस की तरफ चला गया, राइट। क्योंकि आपको पता है कि 7 में क्या रहता है एग्जैक्टली सेंट्रल में, 7 में न्यूट्रल क्या रहता है, न्यूट्रल। तो यानी कि इसमें वो बेसिक की तरफ बढ़ा, वो एसिडिक की तरफ तो नहीं बढ़ा, तो पहला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। 2 से 6 वापस वो बेसिक की तरफ ही बढ़ा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब 3 to 1 हुआ, यानी कि वो एसिड की तरफ गया, तो कितना गया, 3 में से 1 गया, दैट इज 2। ये भी क्या हुआ, एसिड बेस से किधर गया, एसिड की तरफ गया, मतलब लिटिल बिट ये क्या था आपका एसिडिक था, और ये और भी ज्यादा एसिडिक हो गया, यानी कि 2 तक गया, यानी कि इधर गया। तो दोनों का डिफरेंसेस कितना हो गया, 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4। तो ज्यादा इंक्रीमेंट किस में हुआ, एसिडिटी में, तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। नाउ अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या लिखा है देखिए, the equation below shows the reaction between X and the dilute sulfuric acid। तो ये आपका क्या है, dilute sulfuric acid दिया गया, राइट। अब आपसे क्या पूछा है, which particle are responsible for conducting electricity in dilute sulfuric acid and compound XSO4। अब आप देखिए, आपसे ये पूछा गया है कि सबसे पहले कि इसमें कौन सा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को दो ही पार्टिकल कंडक्ट करता है, या तो इलेक्ट्रॉन या तो आयन। वेल ये इलेक्ट्रॉन का पार्ट तो है नहीं यहां पर, तो बचा क्या, आयंस। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 2H+ और SO4 2-। और यहां पर क्या करेंगे, XSO4 दैट इज X2+ और SO4 2-। तो यही सारे क्या हो गए आपके आयंस हो गए, ठीक है, जो क्या करेंगे, करंट को कैरी करेंगे। तो यहां पे पूछा है क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन, नो, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पॉजिटिव आयंस ओनली। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रोड होता है प्लस यानी कि एनोड और कैथोड, तो यहां पे इधर भी आयंस जाते हैं, कैटायन जाते हैं नेगेटिव की तरफ, मतलब आपका कैथोड की तरफ, और एनायन जाते हैं किधर, एनोड की तरफ। तो सिर्फ पॉजिटिव तो नहीं होता और सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन कौन है, दोनों ही, क्योंकि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया, डी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे क्या लिखा है देखिए, मिथेनॉल एंड इथेनॉल बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। ऑब्वियसली मिथ मतलब क्या होगा, CH3OH और इथेनॉल C2H5OH, राइट। ये दोनों ही सेम फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ये होमोलोगस सीरीज को बिलोंग कर रहा है। What does this statement mean? तो इसमें से इन सबका मतलब क्या हुआ, their molecule contain atoms only carbon and hydrogen। तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि साथ में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कौन है, ऑक्सीजन भी तो है ना, OO। तो पहला स्टेटमेंट गलत। Their molecules have same number of carbon atoms। No, इसमें है CH3, इसमें C2, इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2 है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। They have same functional group OH। yes, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH which is a alcohol group। They have the same relative molecular mass। no, इनका molecular mass भी सेम नहीं है। क्यों नहीं है ये देखते हैं, यहां पे मैंने लिखा भी है, अब देख लो। molecular mass of CH3OH, देखिए कार्बन का मास कितना हुआ 12, हाइड्रोजन का यहां पर कितना है
3 और एक 4, यहाँ पे टोटल कितने हैं 4 है, तो मैंने 4 into 1 कर दिया। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो जब ऐड किए तो इसका मास कितना हो गया 32। सिमिलरली अगर C2H5OH की बात करें तो यहाँ पे कार्बन कितना है 2 और कार्बन का मास नंबर क्या था 12, तो 12 2 जा 24, राइट। हाइड्रोजन कितना है 5 और एक 6, तो 6 1 जा 6। ऑक्सीजन कितना है 1 यानी कि 16, तो यानी कि 12 2 जा 24, 6 1 जा 6 और 16 यहाँ पर आया, तीनों को ऐड किया तो कितना आया 46 ग्राम। होप इट इज क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि इसका मास नंबर जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे होमोलॉगस स्टडीज में नीचे जाएंगे, मास भी तो बढ़ता जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या हुआ गलत। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर ये जो 14 है इसको पहले ध्यान से समझिए। यहां पे क्या लिखा है, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 22 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि CO2 कितना लिया गया है 22 ग्राम, एंड 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, और गैस हाइड्रोजन गैस कितना लेना है 10 ग्राम का लेना, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, स्टार्ट विथ 1 GMM ऑफ CO2। अब क्वेश्चन ये है कि 1 GMM हम लोग क्यों करेंगे, यहां पे देखिए क्या लिखा है मैंने 1 GMM ऑफ CO2, तो मैंने यही बताया अभी कि हम 1 GMM क्यों लेंगे। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब कभी हम लोग वॉल्यूम ये पढ़ते हैं, मतलब एवोगाड्रो नंबर पढ़ते हैं, तो आपको ये पता होगा कि एवोगाड्रो नंबर्स किसके बराबर होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। इसीलिए हमने 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ पहले CO2 निकाला कि एक वॉल्यूम CO2 में कितना वॉल्यूम होता है। तो देखते हैं, तो 1 GMM ऑफ CO2, तो कार्बन का मास कितना हुआ 12, ऑक्सीजन कितना है 2, कितना है 2, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया और मास ऑफ 1 ऑक्सीजन इज 16, तो 16 2 जा 32 और ये 12 पहले से था वो यहां पर है, राइट। तो अब हमने दोनों को जब प्लस किया तो हमारा कितना आ गया 44 ग्राम। तो ये क्या हुआ 1 GMM ऑफ CO2 इज 44 ग्राम। होप इट इज क्लियर नाउ। और आपको ये पता है कि 1 GMM इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 मोल के बराबर। सो 44 ग्राम ऑफ CO2 को हम 1 मोल के साथ इक्वेट कर सकते हैं, और 1 मोल का मतलब क्या होता है 22.4 लीटर। अब क्वेश्चन ये है कि मोल को हमने लीटर में कन्वर्ट क्यों कर रहा है, ये इसलिए किया क्योंकि आपका क्वेश्चन में 22 ग्राम क्या दिया है कैलकुलेशंस के लिए, राइट। इसीलिए हमने ये किया, वॉल्यूम में कन्वर्ट करा। अब आगे देखिए, तो 44 ग्राम का, सॉरी यहां पे इसको ये कर लेते हैं, पहले ये लेते हैं। तो 44 ग्राम का कितना वॉल्यूम है 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम ऑफ CO2 का कितना होगा 22.4 बाई 44 लीटर। अब अकॉर्डिंग टू आपका यूनिटरी मेथड आपको ये पता है कि अगर एक सेब का दाम है 10 रुपए तो 10 का कितना होगा, तो वैसे ही 1 ग्राम का वॉल्यूम दे दिया है आपका, हमने निकाला 22.4 बाई 44, तो 22 ग्राम के लिए कितना होगा, तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 11.2 लीटर, राइट। होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज करने वाले हैं किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। 1 GMM ऑफ H2 यानी कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है 2 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, इसीलिए 2 into 1 2 ग्राम। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो नंबर, और 1 मोल कितना होता है 22.4 लीटर होता है। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, कैंसिल करके 11.2 लीटर। अब देखिए, तो जब 1 ग्राम में 11.2 लीटर है, क्वेश्चन के अनुसार आपको कितना में चाहिए था 10 ग्राम के लिए चाहिए था, कितने के लिए चाहिए था 10 ग्राम के लिए चाहिए था, राइट। तो 10 ग्राम के लिए कितना हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 10 किया हमने और 112 लीटर्स आ गए। होप इट इज क्लियर। अब आपको क्वेश्चन क्या था, रेशियो बिटवीन किसका CO2 बाई, तो CO2 का जो वॉल्यूम आया था वो कितना था 11.2, तो ये हो गया 11.2 डिवाइडेड बाय आपका नेक्स्ट क्या है 112, ये किसका था वॉल्यूम आपका इसका, जब हम कैंसिल करेंगे तो इट विल टर्न्स टू 1:10 रेशियो। होप इट इज क्लियर नाउ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। इन दिस प्रोसेस
यहाँ पे एक प्रोसेस दिया गया है, इलेक्ट्रोलिफाइनिंग ऑफ कॉपर शोन इन द डायग्राम बिलो। यहाँ पे क्या दिया गया है, बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस दिया गया है किसका, या फिर इलेक्ट्रोलिफाइनिंग दिया गया है किसका, कॉपर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, राइट। अब देखिए, ये जब मैंने सॉल्व कर रहा था ना, तो पेन को काफी छोटा कर दिया था, इसलिए बहुत छोटा में लिखा पड़ा है। खैर कोई नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे पहला पूछा है क्या, द एनोड इज मेड अप ऑफ प्योर कॉपर। जो एनोड होगा क्या वो प्योर कॉपर होगा, तो आंसर इज नो, ये कभी भी प्योर नहीं रहता, या कभी भी कोई प्योर एलिमेंट को हम एनोड पे डालते ही नहीं। क्यों, ये इसलिए डालते हैं नहीं है क्योंकि आपका जो प्योर डिपोजिशन होगा वो कैथोड पे होता है, क्योंकि कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव आयन, दैट इज Cu2+ आयन जाएगा किधर, इधर। तो यहां पे हम लोग पॉजिटिव यानी कि प्योर डाल के क्या करेंगे, तो यहां पे क्या है, इम्प्योर कॉपर बार एक्ट एज अ एनोड, और यहां पे हम लोग क्या डालते हैं, इम्प्योर कॉपर डालते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें से कॉपर किधर चला जाए, Cu2+, वो इधर चला जाए, और जो इंप्योरिटीज है वो नीचे जाके एनोड मड बन जाए। तो हमने क्या सीखा यहां पर, कि कभी भी एनोड पे हम प्योर सब्सटेंस या मटेरियल नहीं डालते, हम यहाँ पे क्या डालते हैं, एक इम्प्योर सब्सटेंस डालते हैं, राइट। या फिर सब्सटेंस मतलब यहाँ पे मेटल की बात, जिसके हमको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी है। द कैथोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर, अगेन नो, कैथोड तो कभी भी प्योर डालना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो प्योर डिपोजिशन होगा, कॉपर आके यहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो हम लोग यहाँ पे इम्प्योर क्यों डालेंगे कैथोड में। तो कैथोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर, तो आंसर इज नो। द प्योर थिन कॉपर एक्ट एज अ कैथोड, ताकि यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा पतला सा रॉड डाल देंगे, इसी के ऊपर कॉपर आके डिपॉजिट होता चला जाएगा और आपको एक प्योर कॉपर का सेगमेंट मिल जाएगा, राइट। नाउ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द एनोड, क्यों भैया, एनोड से तो कॉपर निकलेगा, इम्प्योर कॉपर में यहाँ पे क्या है, ये इम्प्योर कॉपर है, जिसमें से कि कॉपर जो होता है Cu2+, वो यहां से रिलीज होगा और किधर जाएगा, इधर की तरफ मूव करेगा, राइट, इजंट इट। तो यहां पे ये भी नहीं कर सकते। अब कॉपर आयन फ्रॉम एनोड मूव टू द कैथोड एंड गेट डिपॉजिटेड एज अ प्योर कॉपर, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इम्प्योर कॉपर था, क्या था, इम्प्योर कॉपर। अब यहां से प्योर जो मेन कॉपर है एलिमेंट है वो इधर जाके चिपकता जाएगा और यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा क्या, एनोड मड, isn't it? Hope it is clear. Now, अब हम लोग का जो पहला सेक्शन है वो कंप्लीट होता है, दैट इज द MCQ पार्ट। और अब हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मस्ट सब्सक्राइब इट। थैंक यू।